हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। स्टार्टअप उद्यमियों ने पीएम के सामने दी प्रेजेंटेशन। 6 विषयों पर दी प्रेजेंटेशन। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के साथ गठबंधन से किया इंकार। कहा अखिलेश को दलितों का साथ पसंद नहीं। जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस बार सत्ता में आएगी बसपा। सपा नेताओं की एफआईआर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले सीएम योगी पर हो मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में सीएम हजारों लोगों के साथ खा रहे खिचड़ी। भारत में आज 74वां भारतीय सेना दिवस। तीनों सेना के प्रमुखों ने शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। करियप्पा परेड ग्राउंड में सेना ने की परेड। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच अब गठबंधन नहीं होने जा रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पत्रकारों को ही आने की अनुमति थी। बता दें कि शुक्रवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए। दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएं, उनकी जमीन कब्जाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मकर संक्रांति के अवसर पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में गौ पूजन करने के साथ ही मंदिर में भी पूजा अर्चना की। शाह उत्तरायण का पर्व मनाने के लिए 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। गृह मंत्री ने इस मौके पर गाय की आरती भी की। आपको बता दें कि गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। गांधीनगर से लोकसभा सांसद अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। शाह ने लिखा कि सनातन धर्म में गौ पूजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मुझे हर साल की तरह इस उत्तरायण पर जगन्नाथ मंदिर में गौ पूजा का सौभाग्य मिला और संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा के अनुसार शनिवार को गुरु गोरखनाथ की उधर लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। खिचड़ी चढ़ाकर सीएम योगी ने जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में समर्पित होनी शुरू हो गई। मंदिर में पूरी तरह से कोरोना के सभी नियमों का पालन भी किया गया। दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर ओर अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व और त्यौहार के साथ जुड़े होते हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची थी। इसके बाद कार्यालय में उमड़ी भीड़ पर कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे, इसलिए पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
राजस्थान के अलवर में मूक बधिर लड़की से गैंगरेप के मामले में बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है। अब बीजेपी ने अलवर की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा, बीजेपी 17 से 18 जनवरी को राजस्थान के सभी मंडलों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। राजस्थान के अलवर में गैंगरेप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। बच्ची को जयपुर के डॉक्टरों की टीम ने 8 घंटे तक ऑपरेशन करके किसी तरह से बचा लिया, मगर 16 साल के नाबालिग के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, उस दरिंदगी को देखकर इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी कांप उठे। आज भारत में 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 74वें भारतीय सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना दिवस पर आज करियप्पा परेड ग्राउंड में भारतीय सेना का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय सेना ने परेड कर अपनी मजबूती और एकता का नजारा दिखाया। बता दें कि भारत में आज 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने भी सभी भारतीय जवानों को बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि हमारे वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और कुशलता के लिए जानी जाती है। भारत की सुरक्षा में उनके इस बहुमूल्य योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सेना दिवस पर खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया जाएगा। बता दें कि तिरंगा लोंगेवाला में प्रदर्शित किया जाएगा, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध का मुख्य केंद्र था। तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन 1400 किलोग्राम है। स्मारक राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से खादी कारीगरों और श्रमिकों के लिए 3500 घंटे का अतिरिक्त काम मिला है, जो 750 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। तिरंगा भारतीय की सामूहिक भावना और खादी की विरासत शिल्पकला का प्रतीक है। इस तिरंगे को खादी आयोग की तरफ से स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तैयार किया गया है। ऐतिहासिक अवसरों पर प्रमुख जगहों पर ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए इसे सुरक्षा बलों को सौंपा गया है। भारतीय सेना इस साल सेना दिवस पर डिजिटल पैटर्न के साथ एक नई वर्दी का अनावरण करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में सेना दिवस परेड पर सेना के जवान वर्दी पहनेंगे। नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना के साथ मिलकर बनाया है। वहीं आजादी के बाद ये चौथी बार है जब सेना की वर्दी में बदलाव किया गया है। नई बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म में बेहतर छलावरण के लिए ऑलिव ग्रीन और मिट्टी के रंगों का मिश्रण होगा और ये कपड़ा वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले की तुलना में टिकाऊ, मजबूत और हल्का भी है। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने परीक्षण के लिए नई वर्दी जारी की थी। अक्टूबर 2021 में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान फीडबैक के बाद नए डिजाइन को मंजूरी दी गई थी। बरसात की वजह से धान खरीदी बंद होने से चिंता में पड़े किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा भरोसा दिलाया है। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक न होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में सभी पंजीकृत कृषकों से धान की खरीदी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। सरकार की कोशिश होगी कि इस अवधि में 100% किसानों से उनके पंजीकृत लघवे के धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों की सहूलियत के लिए धान खरीदी की निर्धारित अवधि में वृद्धि करने का विचार भी किया जाएगा। बीजेपी के लिए यूपी के साथ अब गोवा में भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यूपी में बीजेपी विधायक बगावत कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, कुछ ऐसा ही माहौल अब गोवा में भी नजर आने वाला है। गोवा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत के लिए बीजेपी विधायकों का इस्तीफा ही मुसीबत नहीं है, बल्कि एक नई समस्या भी खड़ी हो गई है। दरअसल पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व सीएम दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं।
मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल ने विधानसभा चुनाव में गोवा की राजधानी पणजी से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उत्पल पारिकर का कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्पल ने अपने पिता मनोहर पारिकर की सीट रहे पणजी में घर घर जाकर प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोर्ट से जमानती भरने के बाद उनकी रिहाई के आदेश सीतापुर जेल भी पहुंच चुके हैं। अब वे जेल से रिहा हो जाएंगे। प्रदेश में चुनावी मौसम है, तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके चुनाव के साथ ही पार्टी का सियासी मोर्चा भी संभालेंगे। अब्दुल्ला आजम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में सपा के टिकट पर स्वार टांडा से चुनाव लड़े थे और उन्होंने ये चुनाव नवाब खानदान के नवेद मियां, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें हराकर जीता भी था। सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके चुनाव परिणाम पर उंगलियां उठने लग गई। शिकायतें भी हुई। 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड से जुड़े मामले में जांच हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी ही चली गई। फरवरी 2020 से पिता आजम खान के साथ सीतापुर की जेल में बंद थे। उन पर लगभग 40 से ज्यादा मामले दर्ज है। अब कोर्ट में उनकी रिहाई की जमानत प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इससे जुड़े परवाने जेल पर पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला आजम बहुत जल्द जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद आ जाएंगे। पिता की गैर मौजूदगी में विधानसभा सीट के साथ साथ पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होगी। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने शुक्रवार को रंगदारी मांगने के आरोप में 6 लोगों को अरेस्ट किया। इन लोगों ने फेक कॉल ऐप के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और एक बिल्डर से 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूल ली। सभी आरोपियों को शुक्रवार सुबह शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आरोपियों ने गूगल प्ले स्टोर से फेक कॉल ऐप डाउनलोड किया था। इस ऐप के माध्यम से उन्होंने बिल्डर को फोन किया तो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का मोबाइल नंबर आ गया। उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम का पीए बताया और एक प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए मांगे। बिल्डर भी उनके झांसे में आ गया और उसने तय जगह पर जाकर आरोपियों को 20 लाख रुपए कैश दे दिए। आरोपियों ने एक जमीन के विवाद में बिल्डर को पीछे हटने की धमकी भी दी थी। इसी से बिल्डर को उन पर शक हुआ और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। जिला प्रशासन ने ऐसे 19 लोगों को चिन्हित किया है जो होम आइसोलेशन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। इन लोगों पर महामारी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी ये संक्रमण सामान्य सर्दी खांसी जैसा ही दिख रहा है। लोगों को पैनिक होने और दहशत में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने शुक्रवार को नोडल अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि अभी भी बहुत से लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। कई लोगों ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी होम आइसोलेशन के लिए पंजीयन नहीं कराया। जांच के समय गलत पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि रायपुर, आरंग, तिल्दा और अभनपुर के ऐसे 19 लोगों को चिन्हित किया गया है। अब उन पर महामारी कानून के अलावा आईपीसी की धाराओं में एफआईआर कराई जाएगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। कोरोना के साथ ही वे निमोनिया की भी चपेट में थी, जिसके चलते वे इन दिनों अस्पताल में भर्ती है। कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अभी भी आईसीयू में है। बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन एहतियातन उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है। डॉक्टर्स के अनुसार फिलहाल लता की हालत स्थिर है और वे पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर्स के अनुसार लता मंगेशकर को कोरोना वायरस और निमोनिया दोनों हुआ है और उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उन्हें देखभाल की जरूरत है और यही वजह है कि उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर लगातार महान गायिका की हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अभी 7 से 8 दिनों तक और लता मंगेशकर को अस्पताल में रहना होगा। प्रयागराज के माघ मेले में महामारी के बीच आस्था के नाम पर मनमानी हो रही है। बता दें कि मेले में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है।
प्रयागराज में कल मकर संक्रांति का स्नान हुआ। साथ ही आपको बताते चले कि रात 9 बजे तक 8 लाख लोगों की डुबकी लगाने का अनुमान है। इसी बीच मेले में 3 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या 72 हो गई है। इसके अलावा शुक्रवार को पुलिस के 2 जवानों और एक श्रद्धालु की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शुक्रवार को मेले क्षेत्र में कितने लोगों की जाँच हुई, इसका अधिकारी कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज जिले में शुक्रवार को 402 लोग संक्रमित पाए गए। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव के दौरान एक 18 साल के युवक की मौत हो गई। मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के दौरान भड़के बैल ने 18 साल के दर्शक को सींग से मार डाला। पोंगल के दौरान बैल को कंट्रोल करने के इस लोकप्रिय खेल में प्रतियोगियों और बैल मालिकों समेत करीब 80 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के समय कम से कम 80 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक युवक की जान चली गई। जल्लीकट्टू शुक्रवार यानी 14 जनवरी को मनाया गया था। जानकारी के मुताबिक घायलों में 24 बैल मालिक शामिल हैं। वहीं इस प्रतियोगिता के दौरान 38 बैल टेमर और 18 दर्शक भी घायल हो गए। भारत में रोज सैकड़ों ट्रेनें कोहरे, खराब मौसम जैसे कई वजहों से प्रभावित हो रही है। भारतीय रेलवे ने 15 जनवरी को चलने वाली 1076 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है और कुछ गाड़ियों के रूटों में बदलाव भी किया गया है। इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में यात्री अगर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट ले ले। रेलवे वेबसाइट के अपडेट के मुताबिक रेलवे ने शनिवार को यानी आज 60 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। वहीं 11 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी लिस्ट डाल दी गई है। गुजरात में मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को पतंग उड़ाने से संबंधित घटनाओं में 248 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 108 आपात एम्बुलेंस सेवा ने 248 लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया। इसमें से ज्यादातर सड़क पर आने जाने वाले लोग थे। सार्वजनिक स्थलों में पतंग के मांझे से लोगों के गले और चेहरे पर घाव लग गए। राजकोट में कोठारिया सॉल्वेंट के पास पतंग लेने जा रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं पाटन शहर में लशनिया वादा में रहने वाले 14 साल के बच्चे ने इलेक्ट्रिक डीपी पर फंसी पतंग लेने से इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी मौत हो गई। पतंग के मांझे से घायल हुए 248 लोगों में से अकेले मामले अहमदाबाद के 74 शामिल है। इसके बाद वडोदरा में 28, राजकोट में 27 और सूरत में 26 मामले सामने आए। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। टोहाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने एक व्यक्ति को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। आरोपी से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चला कि उस चोर के पास करहूज 7 और चोरी की बाइक है, जिससे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में ये भी पता चला कि आरोपी अकेला ही चोरी की घटना को अंजाम देता था। कोला चौकी जो थाना सदर के अधिकार क्षेत्र में आती है, वहाँ की हमारी टीम ने जो है दिनांक 12 जनवरी जो है अभी उसको एक प्रभात नाम के लड़का जो टोहाना का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। जो सदर टोहाना में मोटरसाइकिल चोरी के 2 अभियोग अंकित थे, जो इससे दोनों मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई हैं और सिटी थाना टोहाना की 2 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और रतिया से चोरी हुई 3 मोटरसाइकिलें जो है वो भी बरामद हुई हैं। इस प्रकार कुल 7 मोटरसाइकिल जो है इस आरोपी से बरामद की गई है। अगली खबर इंडोनेशिया के एच राज्य की है, जहां एक शादीशुदा महिला को गैर पुरुष से संबंध बनाने पर तालिबानी सजा का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पुरुष भी विवाहित था, लेकिन जुर्म कबूल करने पर महिला को सरेआम 100 कोड़े मारे गए, जबकि पुरुष को सिर्फ 15 कोड़े मारे गए। वहीं महिला को लगातार 100 कोड़े मारे जाने थे, लेकिन वो दर्द सहन नहीं कर पाई तो कुछ देर के लिए ये हैवानियत रोक दी गई। घटना के वीडियोस और फोटोज भी सामने आए हैं। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।